नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे वायरस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इबोला वायरस। आप सभी ने इसका नाम पहले सुन रखा होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो आज हम इसी इबोला वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही साथ प्रिकॉशंस क्या है, इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, किस तरह से स्प्रेड होता है। बस ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करें इबोला वायरस की। इबोला वायरस हीमोरिक फीवर के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। ठीक है, हम बात करें इसकी स्प्रेडिंग की, किस तरह से स्प्रेड किया जाता है, स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है या स्प्रेड किया जाता है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बैट्स, चमगादड़, चिंपैंजी और आपके गोरिल्ला, और इसी के साथ साथ बंदरों में से भी ये स्प्रेड होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसकी एक्चुअल प्रोसेस है जिससे स्प्रेड होता है, किस तरह का ये वायरस एक्चुअल में पाया जाता है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। पहली बात तो जो ये इबोला वायरस है इतना ज़्यादा कॉन्टेजियस नहीं है जितने और वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी स्प्रेडिंग की, तो ये स्प्रेड होता है ये ना ही तो ड्रॉपलेट से होता है, ठीक है, ना ही किसी ऐसे सरफेस से होता है जैसे नॉन लिविंग सरफेस हो गया, वहाँ से भी ये जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, ये जो स्प्रेड होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, जैसे कि आप किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुके हो जो कि इन्फेक्टेड है इबोला वायरस से, तो आपकी बॉडी में स्किन के थ्रू जाएगा और उसका जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे आपको पता ही होगा जो बॉडी फ्लूइड क्या क्या होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत तरह के फ्लूइड होते हैं, जैसे यूरिन, ब्लड, सेमन और म्यूकस, इस तरह के बहुत सारे से हमारी बॉडी के फ्लूइड होते हैं जिसके चलते ये वायरस स्प्रेड होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स से स्प्रेड नहीं होता है ये वायरस। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसका अदर वे किस तरह से स्प्रेड होता है, यदि आपको कोई इंजेक्शन लगता है, ठीक है, और सेम ही जो नीडल है सिरिंज की वो बदली नहीं जाती है, दूसरे व्यक्ति को भी वो लगाई जाती है। ठीक है, आप ग्रस्त हो इस इबोला वायरस से या किसी और इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, तो आपके जो जो भी आपके जर्म्स होंगे या आप बोल लो बॉडीज़ होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो बॉडीज़ होंगी, उस इंजेक्शन पे जो आ जाएगी, सिरिंज पे आ जाएगी, और वही इंजेक्शन आप दूसरे की स्किन में लगाओगे तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है इस इबोला वायरस के चलते ही। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किस तरह से स्प्रेड नहीं होता है, तो ये स्प्रेड 3 वे से नहीं होता है। एक तो हवा में स्प्रेड नहीं होता है, दूसरा पानी में, और तीसरा खाने से ये स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है इबोला वायरस से ग्रस्त है और उसमें कोई लक्षण नहीं है, जिसे हम असिम्टोमेटिक कहते हैं, ठीक है, बट वो कॉज कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है इस तरह से कि उसमें सिम्टम्स देखने को मिले। ठीक है, ये बहुत जगह पर देखा गया है, मोस्ट जो स्टडीज़ की गई है 90% जो है असिम्टोमेटिक व्यक्ति जो है सिम्टोमेटिक इबोला वायरस को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करें जो इसके कॉमन सिम्टम्स है वो किस तरह के होते हैं, तो जो इसके कॉमन सिम्टम्स है फ्लू के होते हैं। ठीक है, अब फ्लू के सिम्टम्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, हेडेक, फीवर, स्टमक एक, मसल एक, जॉइंट पेन, ठीक है, लैक ऑफ एप्टीटाइट मतलब कि भूख ना लगना, इसी के साथ साथ आपके गले में दर्द, वीकनेस, कमज़ोरी फील करना। ठीक है, ये सब जो सिम्टम्स है फ्लू के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, और ये जो सिम्टम है 2 से 21 दिन के अंदर आपको इबोला वायरस के एक्सपोज्ड होते ही अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बात करूं जो इसके मेजर इश्यूज़ है, जो कि है जैसे कि आपके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग को ये कॉज करता है। जो इबोला वायरस है वो आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज करता है, जिसके चलते कि जो खून है आपके नाक से बाहर आ सकता है, आंखों से आ सकता है, कान से आ सकता है। ठीक है, यदि आपको डायरिया हो, डायरिया जो है वो ब्लडी हो सकता है आपका डायरिया, कफ जो है वो आपका कफ के साथ ब्लड निकल सकता है, क्योंकि जो ये इबोला वायरस है ये इसीलिए ख़तरनाक भी माना जाता है क्योंकि जो हमारे अंदर के
जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ये क्या करता है, उनको ये उनसे ये जो है ब्लीडिंग कॉज करता है, उनमें ये ब्लीडिंग कॉज करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें ये ब्लीडिंग कॉज करता है ये वायरस। इसी के चलते ये किल करता है, हमारे सेल्स को एक्सप्लोड करता है, उनमें एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। और अगर हम बात करें हमारी इम्यूनिटी की, तो ये हमारी इम्यूनिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर किसी की वीक इम्यूनिटी है तो उसको तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करें हम इसके डायग्नोसिस की कि क्या इसमें डायग्नोसिस होता है, तो जब कभी भी आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, चाहे वो इबोला वायरस के चलते हो, आपको कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम्स है ये इबोला वायरस के चलते भी हो सकते हैं, आपको मलेरिया और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस होते हैं जिसके चलते ये आपको देखने को मिलते हैं ये लक्षण। ठीक है, आपको जिस तरह के भी आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे फ्लू के, तो आप इनको लाइटली ना लेकर आप इसके बजाय आप डॉक्टर को एक बार कंसर्न करें, क्योंकि डॉक्टर जो है आपके लिए अप्रोप्रिएट जो डायग्नोस है इसका वो आपको सजेस्ट करेगा। जैसे कि आपके टेस्ट, हर एक ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, और जो ये इबोला वायरस है इसको डिटरमाइन करने के लिए भी जो है ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इसी के साथ साथ इसको डिटरमाइन कर सकते हैं टिश्यू से, टिश्यू सैम्पलिंग से भी जो है इबोला वायरस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें अगर हम इसके ट्रीटमेंट की, क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि जो किसी भी वायरस का होता है उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आज हम इसका इन्वेंट करते हैं कोई ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीनेशन इसकी ईजाद करते हैं, कल के लिए ये वायरस अगर आगे चलकर ये वायरस अगर म्यूटेट हो जाए तो उसके लिए क्या पता जो वैक्सीनेशन आज तैयार की गई है वो उसके लिए असरदार ना हो। तो जो इसके लिए कोई भी अभी क्योर नहीं है, जो हमारे साइंटिस्ट्स है, रिसर्चर्स है, वो इसी उसमें लगे हैं, इसी रिसर्च में लगे हैं किस तरह से इसका जो है परमानेंट ट्रीटमेंट हम इन्वेंट कर पाएँ। ठीक है, रिसर्च कर पाएँ, परमानेंट सर्च कर पाएँ जो परमानेंट इसके लिए ट्रीटमेंट है। पर फिर भी जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई है मेडिकेशन इसके लिए, वो 2 तरह की है। वो है इनमज़ेब, ठीक है, जिसमें कि 3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जिसका नाम की गई है। इसके साथ साथ एक इंजेक्शन भी तैयार किया गया है और इसे अप्रूव किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है एनसुवीमाब। एनसुवीमाब जो ये है एनसुवीमाब, ये एक इस तरह का इंजेक्शन है जिसमें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से ये जो इंजेक्शन है ये बना है, और ये इंजेक्शन दिया जाता है जो ग्रस्त होता है इबोला वायरस से। ठीक है, इसी के साथ बात करता हूँ मैं ये क्या करती है, दोनों मेडिकेशंस वैक्सीनेशंस क्या करती है ये हमारी बॉडी में ब्लॉक करती है वायरस की एंट्री। किस तरह से, जो वायरस है वो एंटर करता है थ्रू सेल रिसेप्टर, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर जो है सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एंट्री हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो है होती है, वो इन सेल रिसेप्टर के चलते होती है। और जो ये मेडिकेशंस है जो मैंने आपको अभी बताई, ये क्या करती है, इसको ब्लॉक करती है और प्रिवेंट करती है इस वायरस की एंट्री हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एंट्रीज की जो है ब्लॉक कर देती है टोटली। इसी के साथ बात करूं, जो डॉक्टर्स है वो मैनेज करते हैं जो ये सिम्टम्स होते हैं इबोला वायरस के चलते, इनको मैनेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स किसी पेशेंट को देकर। इसी के साथ ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग भी ये करते हैं, साथ ही साथ बीपी मेडिकेशन भी दी जाती है पेशेंट को। इसी के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाया जाता है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट्स अप्रोप्रिएट होते हैं और वायरल इन्फेक्शंस के लिए वो भी इस के चलते किसी पेशेंट को दिए जाते हैं, इबोला वायरस वाले जो पेशेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, क्या प्रिवेंशन इसमें ली जाती है, इसमें जो प्रिवेंशन है वो है, एक तो आप अगर किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर आप जो है कंटेमिनेटेड जोन है आपका, जहाँ पर इबोला वायरस स्प्रेड हो रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है इबोला वायरस, इस ऐसी जगह पर रहते हो तो आप अपनी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं और अपना जो है ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम रेगुलर ट्रीटमेंट अपना करवाते रहें, रेगुलर चेकअप अपना करवाते रहें। इसी के साथ साथ अवॉइड करें जितने भी एनिमल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी स्प्रेडिंग के लिए, जैसे बैट हो गए, और इसी के साथ साथ गोरिल्ला, चिंपैंजी और मंकीज़ हो गए, इन सब से दूर रहें। और यदि किसी व्यक्ति को ये वायरस हो जाता है और वो अपने आप को आइसोलेट करे, आइसोलेशन में रखे और अपना जो डॉक्टर के द्वारा उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो रूल्स होंगे वो फॉलो करे, प्रॉपर मास्क लगाएं और इसके साथ साथ सैनिटाइज करें अपने हाथों को, और साथ ही साथ गॉगल्स पहन के रखें और
और ऐसे व्यक्ति से दूसरे जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, उन्हें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए ताकि कभी भी वो कॉज ना कर, वो ऐसे सिम्टम्स को अपने अंदर स्प्रेड होने से रोक सके। ठीक है, इसी के साथ बात करूं, एक और जो मेजर प्रिवेंशन है वो ये लेनी चाहिए कि किसी भी ऐसी जगह पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए जहां पर ये जो इबोला वायरस है ये एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा इस इबोला वायरस के कि किस तरह से ईजाद हुआ था ये इबोला वायरस। तो मैं आपको बता दूं, जो ये इबोला वायरस है 1976 में देखने को मिला था अफ्रीका में, किसी अफ्रीका के किसी एक गांव में देखने को मिला था। नाम शायद कॉन्गो नाम था उस जगह का, जहां पे कि एक नदी बहती है जिसका नाम है इबोला रिवर। इबोला रिवर के नाम से एक रिवर जो है उधर से फ्लो होती है उस कॉन्गो विलेज के नियर बाय में। तो वहाँ पर जो है ये इसका पहला केस देखने को मिला था, जिसके चलते इसका नाम इबोला रखा गया था। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और नए वायरस के बारे में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।